का टॉपिक है भू अर्जन, जिसको लैंड एक्विजिशन बोलते हैं। भू अर्जन जो है किसी भी विकास के काम के लिए बहुत जरूरी है, और सर्वे से इसका क्या संबंध है, संक्षेप में उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपका जो सर्वे में काम है, जो सबसे मेन काम है, वो है आरओआर बनाना, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, जिसको खतियान बोलते हैं हिंदी में। आपका मेन काम है वो। तो जब आप खतियान बनाते हैं तो उसमें कई तरह की जमीन होती है जिसका स्वामित्व आपको तय करना है। वो कई तरह की जो जमीन है उसमें मुख्य रूप से दो तरह की जमीन है, सरकारी जमीन और निजी जमीन। सरकारी जमीन आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक कि चार तरह की होती है: गरमेजर हुआ आम, गरमेजर हुआ खास, कैसरे हिंद और खास महल की जमीन। इसी में एक तरह की और जमीन है जो सरकार किसी पब्लिक उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक हित के लिए अक्वायर करती है। मतलब कि निजी रैयत से, आम लोगों से किसी पब्लिक पर्पस के लिए उसका मूल्य चुका करके अगर सरकार कोई जमीन लेती है तो उस जिस प्रोसेस के जरिए वो जमीन लेती है उसको बोलते हैं भू अर्जन। भू अर्जन आप जब सर्वे में जाएंगे तो बहुत तरह की जमीन इस तरह की मिलेगी आपको, जो जैसे कि रेलवे ने एक्वायर किया हुआ है, या नेशनल हाईवे के लिए जमीन एक्वायर की हुई है, या कोई सड़क बनाने के लिए जमीन एक्वायर है, या इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाने के लिए जमीन एक्वायर की हुई है, या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, टाउन को डेवलप करने के लिए भी जमीन एक्वायर की जाती है। पब्लिक पर्पस, सार्वजनिक हित का जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है, और उस व्यापक अर्थ में बहुत सारे मामले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इवन की जो सरकार का सेटअप है, जैसे कि सबसे जो न्यूनतम सेटअप होता है वो ब्लॉक अंचल में होता है, जिला में होता है, बीच में कम ये सब डिवीजन है, तो वहाँ भी बहुत सारे सरकारी विभागों की अपनी जमीन होती है जिस पर उनका अपना बिल्डिंग होता है। तो वो जमीन भी जो है भू अर्जन के जरिए उनको मिलती है। तो आपको ये देखना है कि जो जमीन जो भू अर्जन के जरिए आई है उसकी मिल्कियत, उसका स्वामित्व उस विभाग को मिले। जब आप आरओआर बनाएंगे तो निजी का तो खतियान बनाएंगे ही, सरकारी जमीन भी अगर एक्विजिशन के जरिए किसी को मिली है तो वो जमीन उसके नाम पर होनी चाहिए, उसका रसीद उसके नाम से कटना चाहिए। इसलिए भू अर्जन के बारे में जानना जरूरी है। भू अर्जन क्यों, कब शुरू हुआ और ये क्यों जरूरी है? देखिए, किसी भी विकास के काम के लिए जमीन जरूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विकास के लिए सबसे बेसिक चीज लैंड है। तो लैंड, सरकार जब भी कोई विकास का काम करती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि सड़क के लिए या रेलवे बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, या और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो सरकार जमीन एक्वायर करती है। अब इसका थोड़ा सा हम इतिहास पर चलते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। देखिए, 1857 के बाद, जब 1857 की जब क्रांति हुई, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, उससे खत्म होने के बाद हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। तो ब्रिटिश क्राउन का जब शासन शुरू हुआ तो बहुत सारी चीजें शुरू हुई, उसके साथ साथ कुछ लोक कल्याण की योजनाएं शुरू हुई। क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल 1875 के आसपास शुरू हो गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया, तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अपने हित की मांगे रखनी शुरू हुई। उसके साथ साथ जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, वो जो राजा का शासन था, क्राउन का जो शासन था, उसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए और बेहतर कंट्रोल करने के लिए और रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए कुछ चीजें पूरे देश में लागू करनी शुरू की। उसमें था रेलवे लाइन को बिछाया जाना, सड़कें बनाया जाना, कोयला खदानों की पहचान करना और उससे कोयला निकालना, ये साल्ट, नमक बनाने के लिए समंदर के किनारे जमीन एक्वायर करके वहां पर नमक बनाना। तो इन सारी चीजों के लिए बड़े पैमाने पर भू अर्जन की जरूरत हुई।
तो सबसे पहले 1894 में अंग्रेजों के द्वारा लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया गया। 1894 में सबसे पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया गया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में, मतलब 1900 ईस्वी के बाद, और खास करके इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 1947 के बाद, जैसे जैसे जिस जिस विभाग को जमीन की जरूरत हुई, उस विभाग ने अपने लिए लैंड एक्विजिशन के, भू अर्जन के लिए अलग अलग कानून बनाए। जैसे कि बिहार में डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के लिए अलग कानून बना, कोल माइंस के लिए अलग कानून इवन की जो दिल्ली में मेट्रो शुरू हुआ, तो मेट्रो के लिए भू अर्जन करने के लिए उसके लिए अपना अलग कानून शुरू। लेकिन जो मेन है वो आपको 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है। उसके बाद उसमें कुछ कुछ संशोधन होता रहा, 1984 में हुआ, 2007 में हुआ, लेकिन जो सबसे मेजर जो चेंजेज हुए और जो सबसे मेजर कानून बना वो 2013 का RFCT LRRR एक्ट 2013 है। तो ये एक्ट की जरूरत लोगों की मांगों के अनुरूप सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, या उसको मद्देनजर रख करके रैयत को जिससे जमीन ली जा रही हो उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जा सके, इसकी वजह से लैंड एक्विजिशन कानूनों में समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ। अब जो है सो हम लोग बात करेंगे कि जो लैंड एक्विजिशन हुआ, वो लैंड एक्विजिशन के लिए उसका प्रोसेस क्या है, लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस क्या है, कैसे कोई सरकार भू अर्जन करती है। देखिए, इसमें एक होता है अधियाची विभाग, जिसको जमीन की जरूरत है। अधियाची विभाग किसी चीज के लिए एक प्रोजेक्ट बना करके, जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं जिला में, जो जिला पदाधिकारी होते हैं, कलेक्टर जिनको कहते हैं, उनके पास सबसे पहले अधियाचना कोई भी विभाग देता है कि हमको इस पर्पस के लिए, इस काम के लिए इतनी जमीन फलाने मौजा में, फलाने अंचल में, फलाने जिला में हमको जमीन चाहिए। सबसे पहले अधियाचना किसी विभाग से आती है और उसमें ये निश्चित रहता है, ये निहित रहता है कि ये जमीन जिसका इतना एरिया है और जिसमें ये प्लॉट्स हैं, उसको किस पर्पस के लिए लिया जाना है। पर्पस बहुत महत्वपूर्ण है, पर्पस बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए। और जब ये अधियाचना आती है, जब ये रिक्वायरमेंट्स आता है, तो कलेक्टर सबसे पहले इसकी जांच कराते हैं। इसके उद्देश्य पर उसकी जांच कराते हैं कि क्या ये जमीन जिसकी मांग की गई है ये जरूरी है, क्या जितना रकबा मांगा गया है वो उस परियोजना को पूरा करने के लिए उतना रकबा का जमीन दिया जाना जरूरी है। फिर क्या वो ये भी देखते हैं कि क्या इस जमीन को एक्विजिशन करना जरूरी है, क्या अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के पास उतनी जमीन है, क्या सरकार के पास उतनी जमीन है जो दे उसको और उस एक्विजिशन की जरूरत नहीं पड़े। इन सारी चीजों की पहले कलेक्टर पहले जांच करा लेते हैं, और जांच कराने के बाद वो उसके सोशल, अब उनको लगता है कि नहीं, इस पर्पस के लिए, किसी खास पर्पस के लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, पहले तो जमीन की जो एक्विजिशन है उसकी वैधता की कलेक्टर जांच कराते हैं। उसके बाद कलेक्टर ये देखते हैं कि अगर वो जमीन जो मांगा जा रहा है वो उसकी उपयोगिता है, तो उसका जो है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कराते हैं। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है? सोशल इंपैक्ट असेसमेंट आपको 2013 का जो एक्ट लागू हुआ उसमें ये प्रोविजन सबसे पहले डाला गया। अब 2013 का जो एक्ट लागू हुआ है उसके बैकग्राउंड पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 2013 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट क्यों आया था? देखिए, 2011 में नोएडा में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसको बोलते हैं आगरा एक्सप्रेसवे। उससे पहले 1990 के दशक में भारत में
लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हो गया था। कांग्रेस सरकार थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। लिबरलाइजेशन के दौर में हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी दुनिया की इकोनॉमी से जुड़नी शुरू हुई। तो उससे क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर दुनिया भर के निवेशक हिंदुस्तान में आना शुरू हुए, फैक्ट्रियां खुलनी शुरू हुई, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलना शुरू हुआ। लेकिन ये जो फैक्ट्रियां खुलनी शुरू हुई उसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? जमीन। तो 90 के दशक में दिल्ली या मेट्रोज के आसपास बड़े पैमाने पे जमीन का अर्जन शुरू हुआ। साथ साथ पॉपुलेशन के लिए उसको रिहाइश देने के लिए जमीन खरीद करके जो बड़ी बड़ी ये अथॉरिटीज थी, जैसे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी या गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इन अथॉरिटीज ने बड़े पैमाने पर जमीन का अर्जन करके उसको डेवलप करके और उसको रिहायश के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जमीन देना शुरू किया। बिहार में भी पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया है, हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है। हाल के दिनों में बिहटा में भी कई गांवों में सैकड़ों एकड़ जमीन सरकार ने वो बियाटा के थ्रू अर्जन किया है, उसको डेवलप किया है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को सरकार ने दिया है। लेकिन हुआ क्या है कि 1990 के दशक के बाद जब जमीनों का अर्जन शुरू हुआ तो उस समय में लोगों का जो रैयतों का इंटरेस्ट को उतना ध्यान से उसको अपर हैंड नहीं था, उसको मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। लैंड एक्विजिशन में रैयत के हित को ज्यादा तवज्जो शुरू में नहीं दी जाती थी। तो इसका विरोध होना शुरू हुआ। किसान क्या चाहता था? किसान चाहता था कि उसको उसकी जमीन का अधिक से अधिक कीमत मिले। अगर उसकी लाइवलीहुड जा रही है, अगर वो बेरोजगार हो रहा है तो उसको नौकरी मिले। अगर कोई उस जमीन पर पब्लिक इंटरेस्ट का चीज है, स्कूल है या कुछ है, अगर वो एक्विजिशन से खत्म हो रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट हो, ये पब्लिक चाहती थी। और जमीन चूंकि हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल रही थी तो वो पब्लिक का ये था कि उसको अधिक से अधिक उसका मुआवजा तो मिले ही, मुआवजा के साथ साथ रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, इसको RNR बोलते हैं, उसका प्रोविजन हो और ये एक्विजिशन का में ह्यूमन फेस जोड़ा जाए, उसका ह्यूमन फेस हो। तो ये 90 के दशक में हर जगह पूरे हिंदुस्तान में किसानों की तरफ से डिमांड शुरू हुई कि जो भू अर्जन है उसका अधिक से अधिक कीमत मिले। 2011 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से नोएडा से आगरा को जोड़ता है, वहां एक जेपी ग्रुप था, उसने वहां पे एक्सप्रेसवे बनाना शुरू हुआ तो किसान संगठित होकर के उसका विरोध करना शुरू किए। उस समय में कांग्रेस में यूपीए की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी मायावती। तो कुछ पॉलिटिकल वजहों से भी और कुछ और दूसरों की वजहों से भट्टा परसौल गांव है, 2 गांव, वहां पर बड़े पैमाने पर किसान सड़कों पर उतरे और जो निर्माण कंपनियां थी उसका काम बंद करा दिया। पुलिस आई, गोलियां चली और शायद 4 लोगों की मौत हो गई। पूरे देश में हंगामा हुआ। सरकार उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो उसी समय में जो लैंड एक्विजिशन 1894 है, जिसमें बहुत सारे संशोधन हुए और वही संशोधन और बाद में बहुत सारे राज्य सरकारों ने भी अपने हिसाब से उसमें क्लॉज जोड़े। तो बड़े पैमाने पर 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट को रिप्लेस किया गया 2013 के RFCT LRR एक्ट 2013 के एक्ट द्वारा। उसमें रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के अलावा मुआवजा भुगतान में ट्रांसपेरेंसी और किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा देने का प्रोविजन किया गया। बहुत सारे मामलों में यह भी प्रावधान किया गया कि स्थानीय ग्राम पंचायत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके कंसेंट के बाद ही जमीन कोई भी अथॉरिटी ले पाएगी। तो आज की तारीख में जो बिहार में खास करके जो भू अर्जन होता है वो 2013 का जो एक्ट है जो 1/1/2014 से लागू है उसके तहत होता है। उसके अलावा जो
एनएच एक्ट 1956, नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत वैसी परियोजना जो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग नई दिल्ली द्वारा नोटिफाइड होती है, उसके लिए जो जमीन का अर्जन होता है वो एनएच एक्ट 1956 के द्वारा होता है। और एक और एक्ट है 1908 का 2008 का रेलवे स्पेशल एक्ट। इसके तहत रेलवे की वैसी परियोजनाएं जिनका विस्तार एक से अधिक राज्यों में होता है, उसके लिए जमीन का अर्जन 2008 के रेलवे स्पेशल एक्ट के जरिए होता है। बाकी जितनी भी परियोजनाएं हैं उनका अर्जन 2013 के इस एक्ट के जरिए होता है। अब हम लोग थोड़ा संक्षेप में थोड़ी चर्चा करते हैं कि 2013 के एक्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो 2013 के एक्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोई अधियाची विभाग जिसको जमीन की जरूरत है, वो सरकार के पास एक शब्द आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लैंड का जो एक्विजिशन है, 50 एकड़ तक की जमीन अगर कहीं किसी जगह पर एक्वायर की जानी है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहां के कलेक्टर होते हैं, उस जिले के कलेक्टर होते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर 50 एकड़ से ज्यादा जमीन अगर चाहिए कहीं पर तो वो सरकार द्वारा अनुमोदित होगा। सरकार मतलब बिहार सरकार। बिहार में अगर 50 एकड़ तक की जमीन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर एक्वायर हो रही है तो उसकी अनुमति देने के लिए कलेक्टर पूरी तरह से सक्षम है। अगर 50 एकड़ से ज्यादा की जमीन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर अधिग्रहित की जा रही है तो उसके लिए कौन सक्षम है? सरकार सक्षम है। अब दो चीज और है जो आपको जानना चाहिए, वो है कि जो जमीन का एक्विजिशन है वो दो प्रक्रिया के तहत होता है, एक सामान्य प्रक्रिया, एक आपात प्रक्रिया। आपात प्रक्रिया के तहत जमीन जो एक्वायर की जाती है वो किसी खास कैटेगरी किसी खास उद्देश्य के लिए जो जमीन एक्वायर की जाती है वो आपात प्रक्रिया के तहत हो जाती है, और बाकी सारी जो विषयों के लिए जमीन एक्वायर होगी वो सामान्य प्रक्रिया से के लिए होगी। आपात प्रक्रिया के लिए जो जमीन एक्वायर होती है उसका लिमिटेशन है, उस सर्टेन कैटेगरी है। पहला नेशनल डिफेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई अगर विषय है, उसके लिए अगर कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाना है, कोई बिल्डिंग बनाई जानी है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, तो उसके लिए जो जमीन होगा वो आपात प्रक्रिया के तहत होगा। डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन। अगर विषय ऐसा है जिसमें भारत का दूसरे देशों से संबंध प्रभावित है, जैसा कि इंडो नेपाल से रिलेटेड कोई मामला है या इंडिया बांग्लादेश से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट शुरू होना है, तो उस तरह के मामले आपात प्रक्रिया के तहत, उस तरह की जमीन आपात प्रक्रिया के तहत अर्जित की जाएगी। डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और आपदा। आपदा मान लिया कहीं पर बांध के लिए जमीन अर्जन की जानी है, तो उसके लिए सरकार जो जमीन अर्जित करेगी वो आपदा के आपात प्रक्रिया के तहत अर्जित कर सकती है। और पांचवा चीज है इसमें, इन चारों विषयों के अलावा अगर पार्लियामेंट किसी विषय को ये निर्धारित कर देती है कि इसका ये विषय आपात महत्व का है और इसका आपात प्रक्रिया के तहत इसमें जमीन का अर्जन किया जाएगा, तो उसमें आपात प्रक्रिया के तहत जमीन का अधिग्रहण या जमीन का अर्जन किया जा सकता है। अब एक टर्म आता है इमिनेंट डोमेन। लैंड एक्विजिशन में इमिनेंट डोमेन का मतलब होता है कि वैसी सत्ता जिसको सोवेरेंटी हासिल है, संप्रभुता। हमारे देश में किसको संप्रभुता हासिल है? हमारे देश में पार्लियामेंट को संप्रभुता है, और पार्लियामेंट जमीन अधिग्रहण से संबंधित किसी भी मामले को उस पर कानून बना सकती है, और पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के जरिए किसी का भी जमीन सरकार ले सकती है। जो फंडामेंटल राइट्स है, आपने पढ़ा होगा, मौलिक अधिकार का जो क्लॉज 31 है, उसमें बार किया हुआ है कि सरकार अगर चाहे तो किसी भी को उसकी संपत्ति से
बेदखल या महरूम कर सकती है। तो लैंड एक्विजिशन में इमिनेंट डोमेन किसको हासिल है? पार्लियामेंट को हासिल है। तो पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी लैंड का एक्विजिशन किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए कर सकती है। देखिए आने वाले समय में 2-3 चीजों पर ही सारा विवाद हुआ और उसी को जस्टिफाई करने के लिए डिफरेंट जो है लेजिस्लेशन या एक्ट बने। ये तो था क्या बोल रहे थे, पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस को पर बहुत विवाद हुआ और पब्लिक पर्पस या लोक प्रयोजन या लोक हित जिसको बोलते हैं, ये लैंड एक्विजिशन का सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज है। लैंड एक्विजिशन के लिए पब्लिक पर्पस का होना बहुत जरूरी है। तो जब कोई भी चीज जब कलेक्टर के पास जाती है लैंड एक्विजिशन के लिए, तो कलेक्टर ये देखते हैं कि इसमें जो है पब्लिक पर्पस है कि नहीं है, लोक हित है कि नहीं है, लोगों को इससे फायदा होने वाला है कि नहीं है। अगर लोक हित नहीं होगा तो वो फिर उससे संबंधित लैंड एक्विजिशन सरकार नहीं करेगी। ये लैंड एक्विजिशन केंद्र सरकार भी कर सकती है, लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार भी कर सकती है। लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार करके ये पब्लिक को भी दे सकती है, लेकिन उसमें किसी निजी इंटरप्रेन्योर को भी जमीन दिया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि लोकहित होना चाहिए, मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए, उसी में जमीन एक्वायर कर सकती है। तो इसमें फिर हम लोग आते हैं कि जब कलेक्टर ये निश्चिंत हो जाते हैं कि जमीन जो अर्जन की जा रही है, जमीन जो अर्जित की जा रही है, उसका लोक प्रयोजन है, उसका लोक हित है, वो समाज के व्यापक हित में, राज्य के व्यापक हित में वो जमीन का अर्जन किया जा रहा है, तो कलेक्टर क्या करते हैं, उसका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कराते हैं। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कलेक्टर डायरेक्ट नहीं कराएंगे, उसके लिए हर एक राज्य में कुछ एजेंसियां चिन्हित होती हैं, वो उनका अपना रेपुटेशन होता है और उस रेपुटेशन की वजह से राज्य सरकारें उस तरह की एजेंसियों का चयन करती है। जैसे कि बिहार में 4 एजेंसियां हैं जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करती हैं। पहला एन सिन्हा इंस्टीट्यूट, दूसरा आद्री का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीसरा चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और चौथा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो गांधी मैदान में है। ये चारों एजेंसियां ही सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करती हैं। सोशल इंपैक्ट क्या है? सोशल इंपैक्ट है क्या कि किसी भी परियोजना का जो सोशल कॉस्ट है, जो सोशल कॉस्ट है उससे उसका सोशल बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए। सोशल असेसमेंट का जो जिस्ट है वो एक लाइन में ये है कि किसी भी परियोजना का जो सोशल कॉस्ट है उससे उसका सोशल बेनिफिट अधिक होना चाहिए। जैसे किसी प्रोजेक्ट का, जैसे कि मान लिया कहीं पुल बनता है तो उसका डीपीआर तैयार होता है, आप लोग सब लोग इंजीनियर हैं, आप लोग जानते होंगे डीपीआर का क्या मतलब है। उसमें असेसमेंट होता है कि किसी भी परियोजना पर क्या लागत है और उससे पब्लिक को क्या फायदा होने वाला। अगर पब्लिक को फायदा होगा, मान लिया किसी परियोजना पर 500 करोड़ का खर्च है और उससे ज्यादा अगर उससे फायदा नहीं हो तो फिर पैसा का इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए। तो ये देखना है सोशल इसमें असेसमेंट में कि उस परियोजना का जो लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, उस जिस काम के लिए किया जा रहा है, वो व्यापक जनहित में है कि नहीं है, और उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होना है, जो खर्च होना है, उस खर्च उसका जो लागत है उससे ज्यादा उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सोशल इंपैक्ट का जो ये होता है, जो असेसमेंट की जो रिपोर्ट होती है, सोशल असेसमेंट का जो उसमें बाजाबता उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उस पर हम लोग इतना विस्तार से अभी नहीं जा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये है कि ये जो टीम होती है वहां जहां लैंड एक्विजिशन हो रहा है वहां जाती है, जो लोग इन्वॉल्व है उनसे मिलती है, बाजाबता वहां पर नोटिस दिया जाता है, वहां की भाषा में दिया जाता है, वहां पर सुनवाई करके ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद फिर ड्राफ्ट जो पब्लिकेशन होता है उन लोगों को, कंसर्न जो प्रभावित लोग होते हैं उन लोगों को दिया जाता है, फिर उनसे आपत्ति ली जाती है, आपत्ति लेने के बाद फिर जो समिति होती है, कमिटी, जो ये जो इंस्टीट्यूशन जो सोशल असेसमेंट करता है, जिसको जिम्मेदारी मिलती है,
उस पर सुनवाई करके बाजाप्ता वहां जा करके एक रिपोर्ट फाइनल करती है और वो रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपती है। ठीक है, तो सोशल असेसमेंट के बाद कलेक्टर क्या करते हैं कि जिस जमीन का लैंड एक्विजिशन किया जाना है उस पर उसका की एक अधिसूचना वो अखबारों में देते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी नोटिफिकेशन। मान लिया किसी गांव की 50 एकड़ जमीन किसी खास पर्पस के लिए अर्जित की जा रही है, तो सबसे पहले कलेक्टर देखेंगे कि उसकी वो उपयुक्त है कि नहीं है, उसके बाद उसका सोशल असेसमेंट कराएंगे। सोशल असेसमेंट रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है तब फिर वो तब जाकर के वो नया जो एक्ट है उसकी धारा 11 के तहत उसका नोटिफिकेशन कराते हैं। नोटिफिकेशन कैसे होता है? 4-5 तरह से उसका नोटिफिकेशन होता है। 2 स्थानीय अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते हैं कि फलाने गांव का ये खाता खेसरा रकवा इस प्लॉट का इतना इतना इस पर्पस के लिए लिया जा रहा है। दूसरा ये हाँ 2 अखबारों में कराते हैं जिसमें एक वर्नाकुलर होना चाहिए, मतलब कि स्थानीय भाषा में होना चाहिए। मतलब बिहार में अगर कोई प्रकाशित होगा तो एक हिंदी में जरूर होगा। दूसरा विभाग के वेबसाइट पे। तीसरा जहां पर जमीन अर्जित की जा रही है वहां के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जब प्रकाशित कर दिया जाएगा, अधिसूचना प्रकाशित कर दी जाएगी लैंड एक्विजिशन की, तो फिर ग्राम में वहां जहां पर है वहां के लोकल बॉडीज के साथ एक मीटिंग होती है। और लोकल बॉडीज के साथ मीटिंग होती है तो अच्छा एक चीज और आपको बता दे रहे हैं कि जो देखिए जिला में कोई भी काम होता है तो वो कलेक्टर ही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कलेक्टर के अधीन हर जिला में कम से कम 40 से 45 विभाग होता है। तो भूअर्जन में भी सारा उनके नाम से होता है, जिला पदाधिकारी के नाम से होता है, कलेक्टर के नाम से होता है, लेकिन बाजाप्ता एक सेटअप होता है, एक लैंड एक्विजिशन ऑफिस होता है, भूअर्जन कार्यालय होता है, जिसके जो हेड होते हैं उनको DLAO बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन अफसर। डिस्ट्रिक्ट जिला भू अर्जन पदाधिकारी। जिला भू अर्जन पदाधिकारी एक कार्यालय के मुखिया होते हैं, उनके नीचे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन अफसर, उसके नीचे क्या बोलते हैं उनको कानूनगो होते हैं। कानूनगो हमारे सेटअप में भी है, सर्वे के सेटअप में भी है, वहां पर ASO नहीं होते, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर लैंड एक्विजिशन में नहीं होते। कानूनगो होते हैं और कानूनगो के नीचे अमीन होते हैं। ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। अगर कोई एक्विजिशन का प्रपोजल आता है तो ये देखते हैं, जाकर के स्पॉट पर जाकर देखते हैं किस तरह की जमीन है, क्या है, नहीं है। अगर इंडस्ट्री बैठाया जाना है तो उसके लिए वो जमीन उपयुक्त है कि नहीं है। अगर रेलवे लाइन निकल रहा है तो कोई जल स्रोत तो प्रभावित नहीं हो रहा है। या इस तरह का कोई वाटर बॉडी, आपको पता है कि वाटर बॉडी पर आजकल सरकार का बहुत जोर है। तो ये देखते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि लैंड एक्विजिशन जो ऑफिस है वो इस काम में कलेक्टर की मदद करता है। तो 2011 के तहत जब नोटिस जाएगा तो नोटिस जाने के बाद सरकार यह देखती है कि सब लोगों को जब जानकारी हो जाती है तो फिर एक मिनट देख लेते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। हाँ, 2011 के तहत जो नोटिफिकेशन होगा तो उसमें सोशल इंपैक्ट स्टडी की रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। ठीक है, उसके साथ ही धारा 11 के पब्लिकेशन के साथ ही वहां की जमीन की खरीद बिक्री बंद हो जाती है। वहां जिस प्लॉट का नोटिफिकेशन हो गया धारा 11 के तहत, उस जमीन की खरीद बिक्री अब वहां के रैयत नहीं कर सकता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, छूट दी गई है। अगर मान लिया किसी रैयत को बहुत जरूरी हो, जैसे कि अगर लड़की की शादी, जैसे कुछ अपवाद दिए गए हैं, तो वो कलेक्टर के परमिशन से जमीन की खरीद बिक्री कर सकती है। अदरवाइज एक बार धारा 11 के तहत नोटिफिकेशन होने के बाद संबंधित मौजा में वो नोटिफाइड प्लॉट की खरीद बिक्री बंद हो जाती है।
साथ ही उस जमीन पर जो रैयत है वो किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। अगर किसी रैयत की कोई प्लॉट नोटिफाइड हो गया है तो वहां पर वो घर नहीं बना सकता है, वहां पर चारदीवारी खड़ा नहीं कर सकता है। छूट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि छूट एक्सेप्शन है, छूट सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर दे सकते हैं प्रभावित परिवार को, अगर उनको लगे कि ये इसके लिए बहुत जरूरी है और इससे उसका नुकसान हो सकता है। तो धारा 11 के तरह नोटिफिकेशन देने के बाद, हाँ इसमें एक चीज और है, धारा 11 के तहत नोटिस देने के बाद यह दायित्व भू अर्जन ऑफिस का कार्यालय का है कि वो रिकॉर्ड्स को अद्यतन कर ले। जो जमीन एक्वायर की जानी है उसका रिकॉर्ड्स अद्यतन करना है। अब रिकॉर्ड्स कैसे अद्यतन होता है? देखिए, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट सर्वे के बाद बनता है, जिसको खतियान बोलते हैं। तो रिकॉर्ड्स का मूल स्रोत वही है। नोटिफिकेशन के समय जो भू अर्जन कार्यालय के अमीन होते हैं वो रिकॉर्ड रूम में, जो जिला में होता है, कलेक्टेरिएट में होता है, वहां जाते हैं और जो जमीन अर्जित की जा रही है उसका डिटेल्स जो है वहां से खतियान से नोट करते हैं। पटना में है, बिहार में खास करके जो खतियान है वो कैथी भाषा में लिखा हुआ है। तो अमूमन वैसे ही अमीन को वहां भेजा जाता है जिनको कैथी की जानकारी होती है, अधिकतर कैथी में ही लिखा हुआ है। तो अमीन का काम है कि खतियान से उन मौजों का उन खेसरों का के खतियान का जो आरोआर है, जिनके पास स्वामित्व है, उसके स्वामित्व इकट्ठा करना। साथ ही साथ ये जो रिकॉर्ड्स जो अद्यतन करने का है, अद्यतन जो है उसी से सिर्फ नहीं होगा, उसके लिए रजिस्टर 2 जो अंचलों में होता है उसकी भी मदद ली जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक बार जमीन नोटिफाइड हो जाएगा कि ये इस पर्पस के लिए जमीन ली जा रही है, तो ये हमारा दायित्व है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का दायित्व है कि 2 महीने के अंदर में जो स्वामित्व है जिनके पास उस संबंधित जमीन की, उसको अद्यतन कर ले। क्यों? ताकि जब मुआवजा की जब बात हो तो सही जो क्लेमेंट है उनको मुआवजा दिया जा सके। अब जो है अगला जो है इसमें वो है धारा ये 15। ठीक है, तो एक बार जब नोटिस दे दिया जाता है तो धारा 15 के तहत नोटिफिकेशन के 60 दिनों के भीतर इसके 3 इश्यूज पर, इसकी उपयुक्तता, इसके औचित्य और सामाजिक प्रभाव का जो निष्कर्ष है, सामाजिक सोशल असेसमेंट का जो निष्कर्ष है, इन 3 विषयों पर कोई भी आपत्ति दे सकता है। भू अर्जन जो किया जा रहा है उसके बारे में धारा 15 के तहत आपत्ति दिया जा सकता है। आपत्ति देने के बाद कलेक्टर को यह अधिकार है कि उसकी सुनवाई करें, वो करवाते हैं। अच्छा, आपत्ति कोई भी रैयत लिखित में खुद दे सकता है या अपने वकील के तहत भी भिजवा सकता है। यह जो आपत्ति होगी यह फिर से आपको दोहरा रहे हैं, 3 विषयों को लेकर के होगी। एक तो जो भू अर्जन हो रहा है वो उपयुक्त है कि नहीं है। कोई कह सकता है कि भाई जमीन जो लिया जा रहा है ये उपयुक्त नहीं है और यहाँ पर जो पोल्यूशन होगा या यहाँ पर डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है उससे हम लोगों को बहुत परेशानी होगी, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसके फेवर में नहीं है। दूसरा इसका औचित्य है कि क्या यह औचित्य है, ये जो 100 एकड़ जमीन जो इस काम के लिए लिया जा रहा है ये 100 एकड़ की जरूरत नहीं है, ये तो इतना तो 20 एकड़ में भी हो जाएगा। तो और तीसरा कि जो सोशल इम्पैक्ट का जो असेसमेंट हुआ है, उसको जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उससे हम सहमत नहीं है, हम इसका विरोध जताते हैं। तो धारा 15 के तहत सरकार रैयतों को ये सुविधा देती है कि वो नोटिफिकेशन के पश्चात ये सरकार के सामने अपनी आपत्ति को लिखित रूप में या अपने प्रतिनिधि द्वारा, अपने वकील के द्वारा ये आपत्ति या विरोध दर्ज करा सके और कलेक्टर
क्या करते हैं कि उस आपत्ति की सुनवाई करवाते हैं और सुनवाई करा करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, देखते हैं कि जो आपत्ति है वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, उसमें दम है कि नहीं है, और फिर उसके हिसाब से फिर वो डिसीजन लेते हैं। इसके बाद 3 और क्लॉज है इसमें नए एक्ट में, 16, 17 और 18। इन तीनों में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित क्लॉज है। पुनर्वास, रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन से संबंधित क्लॉज है नया वाला जो एक्ट है 16, 17, 18। रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो एसी होते हैं, एडिशनल कलेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि जिला के ओवरऑल बॉस हो गए कलेक्टर, उनके अधीन 2 बड़े अधिकारी होते हैं, एक एडिशनल कलेक्टर होते हैं जो रेवेन्यू मामलों के हेड होते हैं, और एक डीडीसी होते हैं जो डेवलपमेंट के हेड होते हैं। तो एडिशनल कलेक्टर हमारे बॉस हुए। लैंड एक्विजिशन में जो प्रशासक की भूमिका होती है, खास करके रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की, उसके एडमिनिस्ट्रेटर एडिशनल कलेक्टर हर जिले में होते हैं। एडिशनल कलेक्टर ये देखते हैं कि जिस क्षेत्र में भू अर्जन हो रहा है उससे कौन कौन लोग प्रभावित हो रहा है, किस तरह से प्रभावित हो रहा है। माने किसी की जीविका जा रही है, किसी का घर जा रहा है, किसी की जमीन जा रही है, हो सकता है कोई मजदूर हो, उसकी मजदूरी उस पर निर्भर हो, उसकी मजदूरी जा रही है। तो वो सारी चीजों का अध्ययन करके जो लॉसेस हो रहा है तो उसकी भरपाई सरकार कैसे कर सकती है। रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट में यही है कि जो जमीन जाने से अगर कोई आदमी, कोई रैयत, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई दुकानदार, कोई उद्योगपति, कोई भी समाज का किसी भी सेक्शन का आदमी अगर भू अर्जन से प्रभावित हो रहा है, किस तरह से प्रभावित हो रहा है, उसका एक व्यापक वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, कैसे हो रहा है और उसकी भरपाई सरकार कैसे कर सकती है। वो एक व्यापक रिपोर्ट बना करके एडिशनल कलेक्टर जिला पदाधिकारी के पास उसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये जब रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का जो काम हो जाता है, तब आता है नया वाला जो एक्ट है, उसमें धारा 19 है डिक्लेरेशन का। मतलब कि धारा 11 के तहत सरकार ये शो करती है कि इस पर्पस के लिए इतनी जमीन हम ले रहे हैं, वो इंटेंट शो करती है। सरकार को अखबारों में जब विज्ञापन निकलता है तो उसमें रहता है कि सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, और धारा 19 के तहत सरकार ये डिक्लेयर करती है, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें सरकार प्रोसेस करती है, देखती है कि उसका क्या असर हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका क्या मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। ये सारी चीजें जब हो जाती है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी हो जाता है, तो सरकार क्या करती है, धारा 19 के तहत अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती है कि जो जमीन की अधिसूचना हुई है, जिसका इंटेंट शो किया गया है, वो डिक्लेयर करती है कि ये जमीन इस मौजा में हम इस काम के लिए ले रहे हैं। ये डिक्लेरेशन हो गया धारा 19 के तहत। ये डिक्लेरेशन भी क्या होता है, 4-5 तरह से पब्लिक डोमेन में लाया जाता है। 4-5 तरह से मतलब अखबारों में, गजट में, गजट जो होता है ना, गजट में भी, अखबारों में, 2 अखबार में, फिर वहां के जो साइट है वहां पर स्थानीय भाषा में, फिर वहां की जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की बैठक बुला करके उन लोगों को भी बताया जाता है, दोनों अधिसूचना में भी और अधिघोषणा में भी। साथ साथ एक चीज और होती है, नोटिफिकेशन के समय में ये सरकार सुनिश्चित कर लेती है कि जो अधियाची विभाग है वो परियोजना में की जो लागत है उसका पैसा जमा की है कि नहीं है। मतलब कि धारा 19 के तहत डिक्लेयर करने से पहले उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित कर लेती है कि जिस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है उस परियोजना की लागत अधियाची विभाग ने दी है कि नहीं है, नहीं दी है। मतलब जैसे कि रेलवे के लिए अगर रेलवे लाइन बिछाने के लिए अगर जमीन एक्वायर की गई है
तो उसके लिए जो जमीन की कीमत प्लस अगर कोई प्रभावित हो रहा है उसको फिर से रिहेबिलिटेट करना है, रीसेटल करना है, तो उसका जो लागत है वो लागत अधियाची विभाग मतलब रेलवे ने उपयुक्त सरकार मतलब कलेक्टर के यहाँ जमा किया है कि नहीं है। धारा 19 के तहत नोटिफिकेशन से पहले ये कलेक्टर ये सुनिश्चित हो लेते हैं कि जो जमीन अधिग्रहित की जानी है उसके लिए अधियाची विभाग जिसको जमीन चाहिए उसने पैसा जमा किया है कि नहीं किया है, ये सुनिश्चित कलेक्टर कर लेते हैं। अब है कि हाँ, एक चीज और इसमें देखना है कि नोटिफिकेशन से लेकर के डिक्लेरेशन तक ये 12 महीने के भीतर ये काम हो जाना चाहिए। मतलब जमीन जो सरकार इंटेंट शो करती है और फाइनली डिसाइड करती है कि जमीन हम ले रहे हैं, ये 12 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, अनटिल अनलेस कि कोई विशेष कारण नहीं हो जाए। विशेष कारण क्या हो सकता है? उस जमीन को लेकर के लोग कोर्ट चले जाएं, कोर्ट में मुकदमा हो जाए और कोर्ट की तरफ से स्टे हो जाए, तब तो नहीं होगा। और इसी तरह के कुछ एक दो जो अपवाद स्वरूप जो वजह हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो डिक्लेरेशन से नोटिफिकेशन से डिक्लेरेशन के बीच में 12 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं 19 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है 21, इसको बोलते हैं नोटिस टू पर्सन इंटरेस्टेड। इससे पहले एक और है 20 में। 20 में क्या है कि जो जमीन मान लिया 50 एकड़ जमीन अगर एक्वायर की जा रही है तो भूवर्जन का स्टाफ जाकर के अमीन और कानून को जाकर के उसको डिमार्क कर देता है। अब ये अधियाची विभाग की जिम्मेदारी है, चूंकि वो पैसा दे दिया है तो वो उसका काम है कि वो डिमार्क टेम्पोररी करवाता है या परमानेंट करवाता है। अब जमीन का चूना से घेराबंदी करवाता है या उसका पिलरिंग करवाता है या उसका बाउंड्री करवाता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब एक बार डिक्लेयर हो गया जमीन तो उसके बाद उसका डिमार्केशन होता है। जब डिमार्केशन हो जाएगा तो कलेक्टर क्या करेंगे? उस पर्सन को, उन व्यक्तियों को जिनका उस जमीन में इंटरेस्ट है उसको नोटिस इशू करते हैं। अब ये जो नोटिस है वो कई तरह का हो सकता है। यह नोटिस मुआवजा से संबंधित हो सकता है कि ये जमीन जो है हमारा है और जो हमको ये मुआवजा मुआवजा संबंधित हो सकता है। उसके बाद हो सकता है रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट से संबंधित हो सकता है कि जो आप हमको इसके बदले में जो जमीन दे रहे हैं बसने के लिए वो शहर से बहुत दूर दे रहे हैं। हमारा तो घर गांव में था और जो आपने एक्वायर करके हमको दिया रिहेबिलिटेशन के लिए वो दूर दे रहे हैं, वो सही नहीं है। पैसा जो आप हमको दे रहे हैं, हमारी जमीन जो है 10 लाख रुपए कट्ठा है, आप हमको 5 लाख रुपए कट्ठा दे रहे हैं, तो उसको रेट को लेकर के हो सकता है, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के लेकर के हो सकता है। या ये हो सकता है कि जमीन तो मेरी है, एरिया को लेकर के हो सकता है कि आपने हमको नोटिस दिया है कि फलाने प्लॉट में 1 एकड़ जमीन है लेकिन एक्चुअली मेरी जमीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। माने आपने जो नोटिफाई किया है या डिक्लेयर किया है उसमें हमारा एरिया कम है। या फिर ऐसे हो सकता है कि जो आप शेयर दे रहे हैं, कोई प्लॉट 10 डिसमिल का है तो आप मुझे नोटिस दिए हैं वो 5 डिसमिल का दिए हैं और जबकि ये पूरा जमीन मेरा है और आप जो जिस दूसरे आदमी को नोटिस दिए हैं 5 डिसमिल का, उसका कोई क्लेम नहीं बनता है उसको। इस तरह का हो सकता है। ये कई तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं उस जमीन में। तो ये धारा 21 के तहत जो नोटिस सरकार देती है तो ये एक तरह से एप्लीकेशन इनवाइट करती है। एप्लीकेशन इनवाइट करती है कि आपका अगर कोई इंटरेस्ट इसमें है तो आप उस इंटरेस्ट के बारे में गवर्नमेंट को बताएं। और इसमें भी समय दिया जाता है 60 दिन का। 60 दिन के अधीन के अंतर्गत सरकार अपेक्षा करती है कि जो भी उसका इंटरेस्ट है वो अपना लिखित में वहां पे बताए। ठीक है। अब इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जमीन का रेट, जो विवाद हुआ लैंड एक्विजिशन को लेकर के, वो रेट को लेकर के सबसे ज्यादा हुआ है। लोग सबसे ज्यादा इस बात को लेकर परेशान हुए कि जो भी अथॉरिटी उनको पैसा दे रही है
वो पैसा उसके एक्चुअल रेट से कम है, मतलब कि जो बाजार मूल्य से कम है। तो बाजार मूल्य का निर्धारण कैसे हो? मैंने आपको बताया कि लिबरलाइजेशन के बाद जमीन की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। बिहार में भी 2006-07 के बाद जमीन की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। जमीन की कीमतें कैसे तय होती है? एक टर्म है एमवीआर, मिनिमम वैल्यू रजिस्टर। ये एमवीआर रेवेन्यू डिपार्टमेंट तय करता है, और एमवीआर तय करने में जिस कीमत पर जमीन की खरीद बिक्री होती है, उस कीमत के आधार पर एमवीआर तय किया जाता है। माने प्रचलन में, मार्केट में किस रेट पर जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, उसके आधार पर एमवीआर तय होता है। और एमवीआर के आधार पर 1899 का रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प एक्ट है। 1899 का रजिस्ट्रेशन, इंडियन रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प एक्ट 1989 के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री होती है। तो रेट तय करना एक महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय में रेट फाइनलाइजेशन में समय के साथ बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं, जोड़ी गई हैं। आज की तारीख में जो नया एक्ट है, उसके हिसाब से जो रेट तय होता है, उसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो रेट तय होता है, उसके लिए सरकार क्या करती है कि मार्केट वैल्यू एक टर्म है। मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होगा? मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है, तीन तरह से होता है डिसाइड। सबसे पहले कि 1899 का जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प एक्ट है, उसके तहत जो एमवीआर तय किया हुआ है। एमवीआर एक जिलों में या रजिस्ट्री ऑफिस में जो कातिब लोग होते हैं, उनके पास हर मौजा का एमवीआर होता है। अच्छा, हर मौजा में भी जमीन की कई प्रकार होते हैं, जैसे कि खेती की जमीन अलग होती है, वास की जमीन अलग होती है, कॉमर्शियल टाइप ऑफ लैंड अलग होता है, सबका रेट अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है कि जो खेती की जमीन होगी, उससे बंजर जमीन, पड़ती जमीन की कीमत कम होगी, और आवासीय जमीन की जो कीमत होगी वो कृषि की जमीन से अधिक होगी। सबका रेट अलग अलग होता है। विवाद इसको लेकर के भी हुआ कि हमारी जमीन जो है वो आवास की है, और सरकार जो है हमको इस रेट से दे रही है, मतलब एग्रीकल्चर रेट से दे रही है, क्योंकि रेट सबका अलग अलग होता है। तो जो मार्केट रेट का निर्धारण होता है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो जमीन जो अर्जन की गई है, उसका नेचर क्या है, किस तरह की जमीन। हाँ, एक चीज और हम लोग इस पर हम बताना चाहेंगे कि जो सरकार जमीन अर्जित करती है, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है, खास करके लीनियर प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए। लीनियर मतलब एक सीध में जो जा रही है, जैसे सड़क जा रहा है या कोई रेलवे लाइन जा रहा है, उसमें भी ये कोशिश किया जाता है कि कोई बस्ती को टच नहीं करे, आबादी प्रभावित नहीं हो। तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है, उसको छोड़ करके, लीनियर प्रोजेक्ट को छोड़ करके, जो जमीन का एक्विजिशन होता है ना, वह उसका जो रेट होता है वो अलग अलग मौजा में अलग अलग होता है, और उसका नेचर भी अलग अलग होता है। तो इसमें जो रेट हम निर्धारित करेंगे, मार्केट वैल्यू जो निर्धारित करेंगे, वो तीन तरह से करेंगे। एक एमवीआर से, पहला। दूसरा कि उस मौजा में पिछले 3 साल में कौन सा डेट होगा? डेट ऑफ नोटिफिकेशन। डेट ऑफ नोटिफिकेशन से 3 साल पहले जितनी खरीद बिक्री उस खास प्रकृति के जमीन में, मान लिया कि धनहर जमीन का एक्विजिशन हुआ है, तो धनहर जमीन के का जितनी खरीद बिक्री डीड के जरिए जो पिछले 3 साल में हुई है, उसको मंगा करके जो लैंड एक्विजिशन ऑफिस के जो लोग होते हैं, खास करके जो कानूनगो होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, पिछले 3 साल का एवरेज निकालते हैं, और जो अपर डीड, जो हाई वैल्यू का जो डीड होता है, उसका एवरेज निकाल करके और वो तय करते हैं। और थर्ड जो होता है कंसेंटेड अमाउंट, मतलब कि जो अधियाची विभाग है, खास करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो परियोजनाएं बनती है, और जो स्मॉल, जिसमें छोटा रकबा होता है, उसमें अधियाची विभाग और जिनकी जमीन ली जा रही है, उसके बीच में अगर कोई सहमति बन गई, मान लिया कोई 1 लाख रुपए अगर मार्केट वैल्यू है, और अधियाची विभाग 1.5 लाख रुपए
पर कट्ठा जमीन देने के लिए तैयार हो और रैयत उस पर सहमत हो जाए, तो वो एक कंसेंटेड अमाउंट उसको बोलते हैं। तो ये तीनों जो तीनों जो है, तीनों में जो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू का जो होता है उसी को बोलते हैं मार्केट वैल्यू, और वही पेमेंट का कंपनसेशन का आधार बनता है। तो मार्केट वैल्यू के अलावा और रैयत को क्या दिया जाता है नए वाला में, उस पर भी हम लोग चर्चा कर ले। मार्केट वैल्यू के अलावा एक होता है मल्टीप्लायर फैक्टर। मल्टीप्लायर मतलब कि जो जमीन की कीमत है उसके अलावा शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर, अच्छा, शहरी क्षेत्र भी 3 तरह का होता है, आपको जानना चाहिए। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। बिहार में शहरी क्षेत्र 3 तरह के हैं, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। शहरी क्षेत्र के बाद जो ग्रामीण इलाका होता है उसमें मल्टीप्लायर 2 लगता है और शहरी क्षेत्र में 1 लगता है। मतलब कि किसी जमीन की कीमत अगर 1 लाख रुपए है, अगर किसी जमीन की कीमत 1 लाख रुपए है तो शहरी क्षेत्र में उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच में एक डेवलपिंग एरिया होता है, पेरिफेरियल जिसको बोलते हैं, पेरिफेरियल एरिया। हर तरह के शहरी निकाय के लिए उसका पैरामीटर्स अलग अलग है। जैसे नगर पंचायत के लिए, नगर पंचायत की जो सीमा समाप्त हो रही है वहां से 2 किलोमीटर होता है पेरिफेरियल एरिया। नगर परिषद के लिए 4 किलोमीटर होता है। मतलब ये एजम्पशन है कि ये इलाका भी जल्दी ही शहर का हिस्सा हो जाएगा, इसलिए ये वो जो है उसको पेरिफेरियल एरिया बोलते हैं। और नगर निगम जो होता है उसमें 8 किलोमीटर होता है। तो जो मल्टीप्लायर फैक्टर है शहरी क्षेत्र में 1 हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में 2 हुआ और बीच में 1.25 से लेकर के 2 के बीच में होता है। जैसे जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वो 1.2, 1.5, 1.75 ऐसे की तरफ ऐसे बढ़ते चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो किसान है उनको इस लैंड एक्विजिशन पॉलिसी में अधिक से अधिक पैसा देने की व्यवस्था की गई है। मल्टीप्लायर फैक्टर का यही कंक्लूजन है। ठीक है, तो जो मार्केट रेट है, जो मुआवजा भुगतान हम लोगों को करना है या लैंड एक्विजिशन में किया जाना है, उसमें सबसे पहले मार्केट रेट डिसाइड होगा, उसके बाद उसमें मल्टीप्लायर फैक्टर लगता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सोलेसियम। सरकार जो है यह सोच करके कि किसी की जमीन को हमेशा के लिए उससे अलग किया जा रहा है, किसी का घर जा रहा है और किसी की जीविका जा रही है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए सरकार सोलेसियम देती है, सांत्वना इसको बोलते हैं। यह सांत्वना क्या होता है? यह सांत्वना होता है जो भूमि का मूल्य है उसमें मल्टीप्लायर हम लगा दिए। मान लिया मल्टीप्लायर लगाने के बाद किसी जमीन की कीमत होती है 1.5 लाख रुपए, या ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है 1 लाख रुपए एमवीआर या मार्केट वैल्यू है अगर 1 लाख रुपए, मल्टीप्लायर फैक्टर लगाने से कितना हो जाएगा 2 लाख रुपया। हाँ, इसमें एक चीज और है, अगर उस जमीन पर कोई स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर की कीमत भी किसान को दी जाती है। स्ट्रक्चर कितने तरह का हो सकता है? बिल्डिंग हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है, कुआं या नलकूप हो सकता है। तो इसकी क्या कीमत होगी ये लैंड एक्विजिशन का कर्मचारी डिसाइड नहीं करता है। अगर कोई बिल्डिंग किसी की टूट रही है लैंड एक्विजिशन से, तो उसकी कीमत क्या है वो भवन प्रमंडल हर जिला में होता है, उसका भी एक्सपर्ट आकर के ये तय करते हैं कि उसकी कीमत क्या होगी। अगर किसी का ट्यूबवेल या कुआं जा रहा है तो लघु सिंचाई विभाग के कर्मी आकर के उसका असेसमेंट करते हैं। अगर किसी का पेड़ कट रहा है तो वन प्रमंडल के कर्मी आकर के उसका पेड़ का असेसमेंट करते हैं। तो जो लैंड जो हम जो कंपनसेशन देते हैं रैयत को, उसमें सबसे पहले उसकी जमीन की मार्केट वैल्यू, उसके बाद उसमें मल्टीप्लायर लगाते हैं। अगर किसी की जमीन की कीमत
2 लाख MVR है तो मल्टीप्लायर लगाने से 4 लाख होगा, और 1 लाख मान लिया उसमें हो गया उसके उसकी जमीन पर जो भी स्ट्रक्चर है उसकी कीमत। उसके बाद जितना पैसा हुआ, मान लिया 5 लाख रुपया हुआ, उस पर 100% सोल्यूशन देने का प्रोविजन। सरकार रैयतों की खुशी के लिए, किसानों की खुशी के लिए ये 2013 में ये प्रोविजन किया। उससे पहले 2007 में एक ये था, 2007 का आपको बताना चाहेंगे। 2007 में भू अर्जन पुनः स्थापना पुनर्वास नीति थी 2000 की। उसमें क्या था कि सोल्यूशन दिया जाता था, अगर कोई कंसेंटेंट अपनी राय से जमीन सरकार को दे रहा है सुरक्षा से, तो 30% दिया जाता था सोल्यूशन, सॉरी 60% दिया जाता था। कोई अपनी कंसेंट नहीं दे रहा है तो 30% सोल्यूशन दिया जाता था। उसको सरकार ने 2013 के एक्ट में बढ़ा करके कर दिया है 100%। उसी तरह मल्टीप्लायर फैक्टर पहले हर जमीन में मार्केट रेट का जो भी मार्केट रेट होता था 0.5% अधिक देती थी सरकार। मतलब 1 लाख की जमीन है तो 1.5 लाख रुपए सरकार देती थी। अब जो है इसमें मल्टीप्लायर फैक्टर लग गया है, और ये जो है सो इसको बहुत साइंटिफिक और रीजनेबल बनाने की कोशिश हुई है। तो इस तरह से मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है, जिसमें MVR और मार्केट वैल्यू के आधार पर जमीन की कीमत, फिर उसमें जो स्ट्रक्चर है उसकी कीमत, फिर उसमें मल्टीप्लायर फैक्टर, और जो कीमत हो रही है उसमें 100% सोल्यूशन के आधार पर उसकी फाइनल प्राइसिंग होती है, और उसके आधार पर पंचायत डिक्लेयर किया जाता है। पंचायत का मतलब उसको हिंदी में अधिनिर्णय बोलते हैं। मतलब कि फाइनल एक तरह से गवर्नमेंट का यह डिसीजन हुआ कि किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी रैयत की जो जमीन ली जा रही है, उस जमीन की रैयतवार क्या कीमत सरकार देने जा रही है। अच्छा, ये रेट के अलावा एक और होता है एडिशनल कंपनसेशन। ये एडिशनल कंपनसेशन जो होता है वो 12% के दर से दिया जाता है। 12% जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया, उसके अलावा जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन है, या जो दखल कब्जा जिसको बोलते हैं हैंड ओवर करना, दखल कब्जा जो हम अधियाची विभाग को जो हैंड ओवर करते हैं, उस डेट में जो भी पहले आता है और नोटिफिकेशन के डेट के बीच का जो भी समय है, उसमें जो हम पैसा दे रहे हैं रैयत को, उस पैसा का 12% हम एडिशनल कंपनसेशन के रूप में देते हैं। तो ये तो हो गया कि रैयत को पैसा देने की बात। अब एक चीज पर फिर से हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि जो जमीन का जो अधिग्रहण है वो 2 तरह से होता है, एक सामान्य प्रक्रिया से, एक आपात प्रक्रिया से। आपात प्रक्रिया बहुत लिमिटेड मामलों में है, और उसमें अगर कोई नया विषय जुड़ेगा तो वो पार्लियामेंट की सहमति से ही जुड़ेगा। उसमें कोई भी अपने तरफ से ऐड नहीं किया जा सकता है। अगर अधियाची विभाग किसी विषय को उसमें शामिल करने का अनुरोध कलेक्टर से करता है तो कलेक्टर सरकार की बिना अनुमति के ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी विषय को, किसी अर्जन को आपात प्रक्रिया के तहत अर्जन नहीं कर सकते हैं। आपात प्रक्रिया के तहत अर्जन लिमिटेड इसलिए है कि आपात प्रक्रिया के तहत जो मुआवजा, एक तो सोशल असेसमेंट उसमें नहीं होता है, रिहेबिलिटेशन या रिसेटलमेंट भी बहुत लिमिटेड है, और जो मुआवजा दिया जाता है वो जमीन का जो कीमत है उसका कितना दिया जाता है, 75% अधिक दिया जाता है उसमें। और इसमें कितना दिया जाता है आपको हम बता दिए। तो उसमें रैयतों के अधिकार सीमित हो जाते हैं। अब तो मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे कि भू अर्जन क्यों करते हैं, भू अर्जन में सरकार क्या क्या रोल है, भू अर्जन किन विषयों से संबंधित है। अब हम लोग 2-3 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उसके बाद अगर आपके पास कोई सवाल हो तो उस सवाल पर हम लोग बात करेंगे। ब्रेक दो 5 मिनट का। हाँ,
में कौन सी ज्यादा गड़बड़ा नहीं ना नहीं मैंने आदत पहली बार ना 5 मिनट का ब्रेक दिया है एडिट कर दीजिए सबको सारा नहीं कर सारा कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें हाथ लगा लगा करके पूछिए, इसमें जिसको करना है यहाँ पे अनम्यूट कर लीजिएगा सर। कहाँ से कर लेंगे अनम्यूट यहीं से जिस पर ले जाइएगा ना, यहाँ अनम्यूट है ना, उस पर क्लिक कीजिएगा तो म्यूट हो जाएगा। पूछ लीजिए पहले कि सभी को आवाज सुनाई जा रही है। फिर से शुरू करें। हेलो, मेरा म्यूट है। सब उधर का अनम्यूट, उधर का आवाज नहीं आएगी। तो म्यूट अनम्यूट कीजिएगा तब ना हम पूछेंगे। एक बार में कीजिएगा तो बहुत आदमी हो जाएगा। हाँ, एक मिनट जिसको कोई कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए। हाँ, ये आदमी भाग नारायण जी। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कहें सामान्य प्रक्रिया में कितना मुआवजा का प्रावधान है और आपात प्रक्रिया में सर जो आप बोले हैं कि 75 गुना या 75%? नहीं, आपात प्रक्रिया में मुआवजा समय भी कम लगता है सरकार को, चूंकि इमरजेंसी के तहत लेना है। इमरजेंसी का सब्जेक्ट भी निर्धारित है। 3-4 मामलों में ही आपात प्रक्रिया के तहत जमीन ली जा सकती है। ये जो 3-4 प्रक्रिया है फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं
नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और आपदा, और वैसा विषय जो पार्लियामेंट तय करे। आपका बैकग्राउंड यस सर। बच्चा हल्ला कर रहा था, उसको ये कीजिए। ठीक है, तो ये 3-4 विषयों में ही आपात प्रक्रिया के तहत अर्जन होता है। क्योंकि इसमें समय बहुत कम रहता है, इसलिए मुआवजा और बहुत सारी चीजों के विस्तार में नहीं जाते हैं हम लोग। और चूंकि डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी और ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट हम वैसे ही तय करेंगे। जो जमीन की कीमत जो मार्केट रेट से तय हो गई, उसका 75% और एडिशनल कंपनसेशन हम देते हैं। उसमें मल्टीप्लायर फैक्टर नहीं लगेगा, उसमें 100% सोलिशियम नहीं लगता है। उसमें जो है, जो एडिशनल कंपनसेशन 12% का जो हमने बताया आपको, वो आपात प्रक्रिया के तहत नहीं दिया जाता है। हाँ सरवर अली बताइए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र को सर 3 पार्ट में बांटा गया सर। तो उसका एरिया आपने बताया था सर, कुछ 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में नेट चला गया था सर, तो पता समझ में नहीं आया। हाँ। और एक क्वेश्चन है सर कि, और एक और क्वेश्चन है कि सोलेशियम सर कितने दिनों में दिया जाएगा सर? फाइनल डिक्लेरेशन और डिमार्केशन और नोटिस टू पर्सनल इंटरेस्ट के बाद मुआवजा जो है वो रैयत को कितने दिनों के बाद मिलेगा सर? हाँ, देखिए सबसे पहले तो जो मल्टीप्लायर फैक्टर है उसके बारे में हम लोग जान लें कि मल्टीप्लायर फैक्टर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग है। शहरी क्षेत्र में जो एमवीआर होगा, एमवीआर कैसे तय करना है, ये हमने बताया था। 3 तरीके से तय करते हैं। 3 तरीके से तय करते हैं। एक तो इंडियन स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1899 के तहत जो एमवीआर होता है, वो जो जिसके आधार पर जमीन की खरीद बिक्री होती है, उससे कम पर जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। मतलब उससे सरकार को रेवेन्यू की आमदनी होती है, सरकार की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है वो। तो स्टाम्प एक्ट के तहत जो सरकार ने कीमत तय कर दी किसी खास मौजा में, खास तरह की जमीन का, आपको हमने ये भी बताया कि हर मौजा में जमीन कई तरह की होती है, गांव में या शहर में या कहीं भी कई तरह की जमीन होती है। 3-4 तरह का मुख्य, एक तो उसर या पड़ती जमीन होता है, एक तो सिंचित या ये धनहर या उपजाऊ जमीन जो होती है, खेती की जमीन होती है, फिर आवास की जमीन होती है, फिर कॉमर्शियल यूज की जमीन होती है। सबका रेट अलग अलग होता है, उसी रेट पर जमीन की खरीद बिक्री होती है। तो ये जो एमवीआर है, एमवीआर, फिर उसके अलावा जो एमवीआर तय हो गया, उसके अलावा भी जो डीड होता है, डीड में फ्लक्चुएट करता है। जो निबंधन कार्यालय में जो जमीन की खरीद बिक्री होती है, वो उससे अधिक भी हो सकती है जो हमने एमवीआर के तहत तय किया है। तो जो 3 साल का डेट ऑफ नोटिफिकेशन से, जो धारा 11 के तहत जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन होता है, उससे 3 साल पहले का डीड रजिस्ट्री ऑफिस से मंगा करके अपर साइड का जो 50% डीड जो होता है अपर साइड का, उसका औसत निकाला जाता है। और औसत निकाल करके एमवीआर और इसका डीड का औसत और कंसेंटेड अमाउंट, अगर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई परियोजना शुरू की जा रही है, तो उसमें तीनों में जो अधिक होगा वही मार्केट वैल्यू होगा, और उसी के आधार पर हम उसका भुगतान करते हैं। अब उसमें कैसे कैसे रेट लगेगा, फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में 1 मल्टीप्लायर, मतलब अगर 1 लाख रुपया मुआवजा दिया जाना है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी जमीन की कीमत किसी गांव में 1 लाख रुपया मुआवजा के रूप में दिया जाना है, अगर उसकी कीमत 1 लाख रुपया है, तो वहां मल्टीप्लायर फैक्टर 2 लगेगा, उसको 2 लाख रुपया उस किसान को दिया जाएगा। शहर और ग्रामीण के बीच, गांव के बीच में, शहर से गांव के तरफ डिस्टेंस के हिसाब से जो पेरिफेरियल एरिया है, जो शहर के बाहरी हिस्सा है, जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह बहुत जल्दी शहर का हिस्सा हो जाएगा, उसको शहर के दूरी के हिसाब से मल्टीप्लायर लगाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहरों की 3 कैटेगरी है। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी 3 कैटेगरी है। जो छोटा शहर है उसको नगर पंचायत बोलते हैं, जो बीच का शहर है उसको नगर परिषद बोलते हैं, और जो बड़े शहर हैं बिहार में जैसे पटना में है, वहाँ नगर निगम द्वारा ये शहर अधिशासित होते हैं। तो
जो नगर है वहां पर 8 किलोमीटर के पेरीफेरी में शहर माना जाएगा। जो नगर परिषद है वो 4 किलोमीटर और जो नगर पंचायत है 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस के हिसाब से मल्टीप्लायर फैक्टर 1.25 से 2 के बीच में डिस्टेंस के हिसाब से वो बढ़ते चला जाता है। शहर में कम होगा और जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में की तरफ जाएगा वैसे वैसे वो बढ़ते जाएगा। फिर से हम एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि जमीन की जो कीमत जो मुआवजा के रूप में रैयतों को सरकार देती है, जो 2013 के एक्ट से दी रही है, उसमें जो पहला है, सबसे पहले उसमें जमीन का एमबीआर मार्केट वैल्यू निकालते हैं। मार्केट वैल्यू निकाल करके उसको मल्टीप्लायर से गुना करते हैं। मल्टीप्लायर से गुना करने के बाद उसका अगर जमीन पर कोई स्ट्रक्चर है या पेड़ है या कोई और प्रॉपर्टी है जिसका उससे नुकसान हो रहा है, उसका असेसमेंट हम सरकार के दूसरे विभाग से कराते हैं। उसके बाद मल्टीप्लायर, जमीन की कीमत उसमें मल्टीप्लायर लगा दिए। मतलब कि अगर 2 लाख रुपया है, गांव में अगर एक्वायर हो रहा है तो 4 लाख हो गया। अगर 1 लाख रुपए का उस पर कोई प्रॉपर्टी का असेसमेंट करके संबंधित विभाग, मान लिया किसी का पेड़ अगर उसमें कट रहा है तो वन प्रमंडल के कर्मी आकर के उसका असेसमेंट करेंगे। अगर 1 लाख वो करते हैं तो 5 लाख रुपया हो गया। 5 लाख रुपया पर सरकार अपनी तरफ से 100% सोलेशियम देती है और ये 2014 से दे रही है। तो 5 लाख उस जमीन की कीमत कितनी हो गई? 10 लाख रुपया। 5 लाख रुपया एमबीआर प्लस मल्टीप्लायर प्लस उसका स्ट्रक्चर और प्लस उस पर 100% सोलेशियम, 10 लाख रुपया हो गया। 10 लाख के अलावा 12% डेट ऑफ नोटिफिकेशन से, डेट ऑफ जो उसका पोजीशन का डेट है, जिस डेट को वो उस पर कब्जा ले रहा है, या डेट ऑफ पंचायत का डिक्लेरेशन बोलते हैं उसको, जिसको हिंदी में अधिनिर्णय बोलते हैं, या तो पोजीशन या उसका पंचायत की घोषणा। पंचायत की घोषणा के बाद से कोई चीज का मैंने फाइनल एक तरह से प्राइसिंग हो गया पंचायत का। पंचायत का मतलब फाइनल प्राइसिंग। तो उस डेट तक 12% हम लोग अलग से देते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया के तहत अगर किसान को मुआवजा दिया जाना है तो समान प्रक्रिया के तहत हम देंगे। इसमें सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है। मतलब कि इसमें सोशल असेसमेंट होता है। सोशल असेसमेंट में ये देखा जाता है कि जमीन जो ली जा रही है उसका औचित्य है कि नहीं है। जितना जमीन लिया जा रहा है उतना जमीन से कम में भी काम चल सकता है तो उससे कम में काम लिया जाए। उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो ग्राम सभा के या नगर परिषद के या नगर पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं विचार विमर्श में। उसके बाद सब लोगों से विचार विमर्श करके तब नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन के बाद रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के बारे में एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो एडिशनल कलेक्टर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, वो तय करते हैं कि इस संबंधित जो संबंधित जमीन का जो अधिग्रहण हो रहा है, ईच एंड एवरी प्लॉट में जो आदमी प्रभावित हो रहे हैं उनको किस किस तरह से नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई सरकार को कैसे करना है। जब पूरा प्लान बन जाता है तब फिर उस जमीन का डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन करने के बाद तब फिर सरकार जो इंटरेस्टेड पार्टी है, इंटरेस्टेड पार्टी से उसका इंटरेस्ट किस रूप में है उस पर आवेदन मंगाती है। और जब आवेदन मंगा करके जब तय हो जाता है कि किसको उसमें उसका क्या इंटरेस्ट है, कितना मुआवजा किसको देना है, तब सरकार पंचायत डिक्लेयर करती है। ये सारी प्रक्रिया से हम सारे प्रोसेस से समान प्रक्रिया में गुजरते हैं। लेकिन अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट का इशू है, डिफेंस का इशू है, अगर क्या बोलते हैं उसको आपात के तहत अधिग्रहण किया जाना है तो इस सारी प्रक्रिया से हम नहीं गुजरते हैं। इतना कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता है। जो उसका मार्केट वैल्यू है उसका और 75% दे करके उस जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। और कोई क्वेश्चन? ये ना बोलिए। हाँ सर, भू अर्जन के बाद रैयत तो अपना भू स्वामित्व का अधिकार खो देगा, तो सर क्या कोई प्रोविजन है जो वो अपना अधिकार ना खो पाए? नहीं, तो जब आपको सरकार पूरा कंपनसेशन दे रही है रैयत को, अभी आपने सुना कि कितना लिबरल होकर के सरकार ने जो कानून बनाया है, जमीन की कीमत के अलावा उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए, ये जमीन का जो लैंड एक्विजिशन होता है आपको बता रहे हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए भी
जमीन एक्वायर की जाती है। मतलब कि अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई 10 आदमी का घर वहां पर टूट रहा है तो सरकार उसके लिए जमीन एक्वायर करके उसको बसाने का भी काम करती है। और अगर किसी का रोजी रोटी जा रहा है, अगर कोई मजदूर है, अगर लैंड एक्विजिशन से उसकी जीविका पर असर पड़ रहा है, या कोई किसान है उसकी जीविका पर असर पड़ रहा है, तो सरकार उसके भरण पोषण के लिए भी कोशिश करती है। तो क्या हाँ, क्या इनका सवाल था? हाँ, कुछ और बोल रहे थे आप? सर हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट भू अर्जन किया गया है लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया और कोई भूमि से संबंधित कोई भी व्यक्ति उस पर दावा कर रहा है सर, तो उस पीरियड में क्या किया जाएगा? नहीं, जमीन का अधिग्रहण हो गया, उसका पंचायत डिक्लेयर हो गया, मुआवजा का भुगतान हो गया, किसान ने मुआवजा ले लिया, फिर उसके बाद उस जमीन पर किसान का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। उसके बाद जो विभाग उसका पैसा पेमेंट करती है, जिसको अधियाची विभाग कहते हैं, उस अधियाची विभाग का उस जमीन पर अधिकार होता है। और आपको ये क्लास में यही बताने के लिए हमने इस लैंड एक्विजिशन का क्लास रखा गया है। आपको ये देखना है कि अगर लैंड एक्विजिशन से किसी विभाग को कोई जमीन मिली है तो उस विभाग के नाम से खाता खोला जाए। एज एएसओ असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर ये आपका काम रहेगा और आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि अगर किसी विभाग को लैंड एक्विजिशन के जरिए कोई जमीन मिली है तो उस विभाग के नाम से खाता खोल दिया जाए, ताकि वो जमीन उसके नाम से फ्यूचर में उसके रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में हो जाए, उसके स्वामित्व में ऑन रिकॉर्ड्स भी हो जाए। सर एक और सर अगर कोई व्यक्ति जहाँ भू अर्जन हो रहा है और अगर वो स्वेच्छा से वो जमीन नहीं दे पा रहा है सर, तो क्या किया जाएगा? हाँ, इस पर हम लोग बात नहीं कर पाए थे। अगर कोई आदमी सहमत नहीं है उस जमीन के लैंड के एक्विजिशन से, तब वो क्या कर सकता है? 2-3 काम कर सकता है। एक तो वो प्रोटेस्ट के साथ पैसा ले सकता है। वो प्रोटेस्ट के साथ पैसा ले सकता है कि हम जो जमीन का पैसा ले रहे हैं हम इससे सहमत नहीं है, आपने इस प्रोजेक्ट से ही सहमत नहीं है, या जो आपने रेट तय किया है उससे हम सहमत नहीं है, आपने जो जमीन की कीमत लगाई है वो जमीन की कीमत कम है, हम इससे सहमत नहीं है, तो विथ प्रोटेस्ट ले सकता है। दूसरा है कि वो पैसा नहीं लेगा, पैसा लेगा ही नहीं, तो फिर इस तरह के मामले जो होते हैं वो विवादित हो जाते हैं। पहले का जो ये था उसमें सिविल कोर्ट में भेज दिया जाता था। अगर कोई रैयत जमीन का पैसा नहीं ले रहा है, देखिए लैंड एक्विजिशन से कोई रैयत मना नहीं कर सकता। हमने शुरू में ही आपको कहा था इमिनेंट डोमिनेंट या सोवेरेंटी की बात की थी, तो कोई रैयत ये नहीं कह सकता है कि किसी पब्लिक हित के लिए हम सरकार को जमीन नहीं देंगे। ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये आपके फंडामेंटल राइट में भी नहीं है। फंडामेंटल राइट से इसको निकाल दिया गया है। आर्टिकल 31 जो फंडामेंटल राइट का है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें संशोधन के जरिए इसको निकाल दिया गया। तो कोई पब्लिक ये नहीं कह सकती है कि हम जमीन नहीं देंगे पब्लिक पर्पस के लिए। आप रेट को लेकर के आप कह सकते हैं कि रेट जो लगाया गया है उससे हम सहमत नहीं है। और आपका क्या सवाल था? सर और कुछ नहीं सवाल है सर। हाँ, एक चीज और है इसमें, अगर कोई आदमी सहमत नहीं है तो उसके लिए एक रेफरेंस का प्रोविजन है। रेफरेंस का प्रोविजन है, ये रेफरेंस विवाद के निराकरण के लिए। अगर कोई आदमी लैंड एक्विजिशन सहमत नहीं है तो मैंने आपको बताया कि एक तो वो प्रोटेस्ट के साथ पैसा लेगा या इस लैंड एक्विजिशन के खिलाफ रेफरेंस में जाएगा। पहले सिविल कोर्ट को में जाता था आदमी। हाँ, ये जो विवाद जैसा कि मैंने आपको बताया जमीन की कीमत को लेकर हो सकता है या अपने शेयर को लेकर के भी हो सकता है कि हमारा जो शेयर जमीन का वो हम आधे के हिस्सेदार हैं और लैंड एक्विजिशन ने हमको 1/4 दिया है, तो उससे हम सहमत नहीं है। तो रेफरेंस के लिए हर एक कमिश्नरी में एक रिटायर्ड जज के अधीन एक न्यायाधिकरण बनाया गया है जहां पर इस तरह के मामले रिकमेंड किए जाते हैं। रिटायर्ड जज के अधीन हर एक कमिश्नरी में एक न्यायाधिकरण बनाया गया है जहां पर लैंड एक्विजिशन से जितने लोग
असहमत है, असंतुष्ट है, वो वहां पर जा सकते हैं, अपनी शिकायत रख सकते हैं और वहां पर उनका शिकायत का निपटारा किया। एक मिनट। हाँ अशोक जी बोलिए, अशोक कुमार। हाँ सर, हाँ बोलिए। रैयत का जमीन ले लिया गया और रैयत बाहर आता है, 5-6 साल के बाद उसको मुआवजा मिलेगा कि नहीं? नहीं, उसमें अगर आपकी जमीन ले ली गई है, आपको बाज़ाब्ता नोटिस दिया जा रहा है, आपको पता नहीं है, तो रैयत में रहता हो तो अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो एक फंड होता है, वहां पैसा जमा रहता है, आप बाद में भी उसका ले सकते हैं। अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए लैंड एक्विजिशन में उस प्रोजेक्ट में पैसा रहता है, बाद में भी कोई रैयत आकर के अपना पैसा ले सकता है, अगर वो उसका वास्तविक उसका स्वामित्व उसके पास है तो। लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक बार पंचायत डिक्लेयर हो गया, लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर के उसका पंचायत डिक्लेयर होने तक ही सारा पैसा का जो कैलकुलेशन होता है, लास्ट जो 12% होता है एडिशनल कंपनसेशन, वो पंचायत डिक्लेरेशन या उस जमीन पर सरकार द्वारा या उस अधियाची विभाग द्वारा कब्जा होने तक ही उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद पैसा बैंक में जमा रहता है, उसके बाद भी क्लेम करके कोई ले सकता है। और कोई नहीं है? और कोई है? कहाँ जहाँ? हाँ वसीउल्लाह सिद्दीकी। हाँ सिद्दीकी साहब बोलिए। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा केस आ जाए जिसमें कोई भी रैयत जो है ना, कोई भी रैयत बहुत दिन से उस पे जोत वोत रहा है, उस पे खेती वेती कर रहा है, मतलब उसकी जीविका चल रही है और पर्ची भी कटवा रहा है। बाद में पता ये चला जब लैंड एक्विजिशन जो ये एक्ट आया और इसकी वजह से ये पता चला कि एक्चुअली में मालिक ये है ही नहीं, मतलब वो डिस्प्यूटेड लैंड है और उस पे वो कब्जा करके और वो बहुत दिन से अपना जीविका चला रहा है। ऐसे केसेस में फिर क्या प्रोविजंस हैं कि उसको क्या सरकार जो है या कलेक्टर की तरफ से या किसी की भी तरफ से उसको कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिला, मतलब वो लायबल है कि नहीं? नहीं, वो जो इलीगली ऑक्यूपेंट है उस जमीन पर, जो अवैध रूप से कब्जा किए हुआ है, उसको किसी तरह से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा उसी को मिलेगा जो जमीन का लीगल उत्तराधिकारी है। इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों को कि आप लोगों को ROR बनाना है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट बनाना है, तो जमीन का आप लोग जो किसी को जमीन का स्वामित्व दीजिएगा, मिल्कियत दीजिएगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके दीजिएगा जिसके आधार पर खतियान बनता है। तो जिसका खतियान है, देखिए जमीन दो ही प्रकार से किसी के पास आता है, या तो हायरार्की से आता है, मेरे बाबा दादा के नाम से जमीन है और हम उनके हेरिडिटी में है, हमारा ये शेयर है तो हमारी ये जमीन है, या कोई आदमी जमीन परचेज करता है तब उसके पास जमीन आती है। तो दो ही तरह से जमीन आती है, तीसरे तरह से तो कोई जमीन आती नहीं है। तो एक तो कोई आदमी इलीगल ढंग से किसी की जमीन पर कब्जा किए हुआ है, इतना दिन से उसको जीविका के साधन से या उसके इनकम से महरूम किए हुआ है, और ऊपर से सरकार से भी वो चाहेगा कि कंपनसेशन ले ले, तो सरकार तो ये गलती नहीं करेगी ना कि कोई इलीगल लोगों को या अवैध लोगों को मुआवजा दे दे। सरकार ऐसा नहीं करती। खगेंद्र कुमार। हाँ खगेंद्र कुमार बोलिए। सर एक और क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन नहीं था, इनफैक्ट एक और चीज पूछनी थी ये कि जो आपने बताया ना कि MVR जो हम ये कैसे तय करते हैं, जरा एकदम थोड़े से संक्षिप्त वे में बता दीजिए कि इसको तय कैसे किया जाता है एग्जैक्टली। देखिए MVR जो है ना अंचल में तय होता है। स्टेप्स बता दीजिए सर इसके। MVR अंचल में तय होता है। इसके लिए 1899 का इंडियन रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प एक्ट है। MVR तय अंचल में होता है। अंचल में जो अंचल अधिकारी होते हैं वो इसके बारे में किस जमीन की क्या कीमत पब्लिक दे करके खरीद बिक्री कर रही है, वो इसका असेसमेंट करवाते हैं। किस प्रकृति की जमीन की क्या कीमत होगी, वो एक असेसमेंट करके प्लॉट वाइज, जैसे कि सड़क के किनारे की जो जमीन है वो किस रेट पर खरीदी और बेची जा रही है, जो खेती की जमीन है, जो आवासीय जमीन है, किस रेट पर खरीदी और बेची जा रही है, ये अंचल अधिकारी अपने अंचल निरीक्षक के थ्रू एक रिपोर्ट तैयार करके जो निबंधन अधिकारी होते हैं, रजिस्ट्रार जो होते हैं, उनके पास भेजती है।
और सरकार ये तय करती है किसी जिले में किसी खास इलाके में किस रेट पर जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। तो जो एक्चुअल जिस रेट पर जमीन की खरीद बिक्री होती है उस रेट को निर्धारित किया जाता है और उस रेट के हिसाब से सरकार ड्यूटी लगाती है, स्टाम्प ड्यूटी जिसको बोलते हैं, और वो स्टाम्प ड्यूटी चुका करके ही कोई आदमी जमीन की खरीद बिक्री कर सकता है, जो उसका निबंधन मूल्य होता है। ठीक है, अब हम लोग का समय समाप्त हो रहा है, 1:30 हो गया। कुछ विषय और इसमें रह गया, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा नहीं कर सके, जैसे कि रेलवे के लिए जमीन, जैसे कि एनएच के लिए जमीन का एक्विजिशन कैसे होता है, या फिर परपेचुअल लीज। एक परपेचुअल लीज का भी कंसेप्ट इधर आया 2013 के एक्ट के बाद कि परपेचुअल लीज जो के तहत जमीन कैसे ली जाती है। इस पर अभी कभी कोई क्लास अगर होगा, संभव होगा तो फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन जो मोटा मोटी चीज है वो ये है कि आपको ये देखना है कि लैंड एक्विजिशन के थ्रू जो जमीन ली गई है या सरकार के किसी विभाग ने ली है या कोई निजी आदमी ने ली है या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ली है, तो आपको ये देखना है कि जमीन का स्वामित्व उस विभाग के या उस इंस्टीट्यूशन के नाम से आपको करना है। और इसके लिए आपको ये जानना था कि लैंड एक्विजिशन का क्या प्रोसेस है, जो मोटा मोटी